हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं सभ्यताएं, राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स है। आप राजस्थान की आरएस तक के एग्जाम को दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालीबंगा सभ्यता। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। पूछा जाता है कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। इसका कालक्रम माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये हम कालक्रम निकालते कैसे हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। स्थिति कहाँ पे है? ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? तो यह है पहले इसको बोले तो जो घग्गर नदी है उसको द्विशती और सरस्वती नदी कहा जाता था, उसके बाएं तट पर है। ये घग्गर नदी के बाएं तट पर है। किस जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में। अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और इसका उत्खनन कब किया गया था? तो इसका उत्खनन किया गया था 1961 से 1969 के मध्य। और किन्होंने किया था? बीबी लाल, बीके थापर, जेबी जोशी, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसजी जैन द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन में यही होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है। तो पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आपको ये याद करके जाना है। 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, जेबी जोशी, एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव तथा एसजी जैन द्वारा इनका उत्खनन किया गया था कालीबंगा सभ्यता का। और इसका 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया था। कितने स्तरों तक? 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया था। यहाँ उत्खनन के लिए 2 टीलों को चुना गया था। कितने टीलों को चुना गया था? 2 टीलों को चुना गया था। समतल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर थे ये दोनों टीले। ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे। कालीबंगा नामकरण कैसे हुआ कालीबंगा का? तो यहाँ पे जो काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, उनके कारण कालीबंगा नाम दिया गया कालीबंगा को। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है ये। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है कौन सा? कालीबंगा। अरे भारत का पहला कौन सा है? धोलावीरा, जो कहाँ पे है? गुजरात में। दूसरा कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कहाँ पे है? हरियाणा में। और तीसरा कौन सा है? कालीबंगा। देश का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। आपको बताया था 1952 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। खोज की गई थी। उत्खनन तो 1961 से 1969 के मध्य किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद में हुआ ना। यह नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाता है कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण अथवा नगरीय? तो नगरीय सभ्यता थी। प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा चरण, इसके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ पर भी दुर्ग पश्चिम में तथा आवास क्षेत्र पूर्व में स्थित है। याद रखना, जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जिनके दुर्ग पश्चिम में तथा आवास कहाँ हुआ करते थे? पूर्व में, उसी प्रकार कालीबंगा के है। रक्षा प्राचीर से दुर्ग व निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिला है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया। कौन से टीले को? 2 टीले थे, एक तो पूर्व की तरफ, एक पश्चिमी टीले। पश्चिमी एक तो पूर्व में था और
एक कहाँ था, पश्चिम में। तो जो पश्चिम में टीला है ये, तो इसको दिया था कालीबंगा प्रथम के नाम से। आगे आते हैं नगर निर्माण, कालीबंगा का नगर निर्माण। समचतुर्भुजाकार मिट्टी की रक्षा प्राचीर के अंदर आवासों का निर्माण, सूर्य तपी ईंटों से दीवारें बनती थी और इन्हीं मिट्टी से जोड़ा था। तो देखिए, सूर्य तपी ईंटों से दीवार बनती थी और इन्हें मिट्टी से ही जोड़ा जाता था। आज के युग में सीमेंट से जोड़ा जाता है, सीमेंट बजरी से, सीमेंट मसाले से जोड़ा जाता है, जबकि पहले कालीबंगा सभ्यता में इन मिट्टी से ही ईंटों को जोड़ा जाता था। और जो कालीबंगा सभ्यता में जो रास्ते हुआ करते थे, जो मार्ग हुआ करते थे, उनकी चौड़ाई होती थी 5 से 5.5 मीटर, बोले तो करीब 16 से 18 मीटर के लगभग इनकी चौड़ाई हुआ करती थी। नगर की सड़कें पक्की हुआ करती थी। जो कालीबंगा है वहाँ की नगर की सड़कें कैसी थी, पक्की थी। आवास कच्ची ईंटों से निर्मित होता था और जो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ करती थी वह 30-15 इंटू 7.5 सेमी के क्यूब में हुआ करती थी। तो दोस्तों ये घनाभ में हुआ करती थी, तो ये घनाभ में हुआ करती थी। तो 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेमी ये घनाभ में हुआ करती थी। इसकी ईंट का आकार पूछ लिया जाता है तो 1:2:3 में हो रहा है ना, 1:2:4 में हो रहा है ना, 1:2:4 के अनुपात में हो रहा है। आगे आते हैं मकानों में दालान, 4-5 बड़े कमरे व कुछ छोटे कमरे और मकानों के आगे चबूतरे भी रहते थे। कमरों की फर्शों को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। कमरे की जो फर्श होती थी उसे चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। कहीं कहीं मकान गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं कालीबंगा में। मकानों की छतें मिट्टी से निर्मित होती थी। किससे निर्मित होती थी? मिट्टी से निर्मित होती थी। जो मकान की छतें किस प्रकार होती थी? जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था पहले, फिर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी देखी जाती थी। तो कहने मतलब पहले लकड़ी के ऊपर कुछ कोलू वगैरह, तो फिर इसके बाद मिट्टी से लीप दिया करते थे उसको। और जाने के लिए क्या हुआ करती थी? सीढ़ी भी देखने को मिली कालीबंगा में। मकानों में चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं। किसके? चूल्हे बने होते थे खाना बनाने के लिए। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ व कुओं में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। मकानों की जो नालियाँ हुआ करती थी, शौचालय हुआ करते थे, भट्टियाँ हुआ करती थी, कुएं हुए करते थे, उनके लिए पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा का एक फर्श हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण है। आगे आते हैं कालीबंगा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली। तो जल निकासी प्रणाली के लिए यहाँ क्या हुआ करती थी? लकड़ी की नाली हुआ करती थी। लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड हुआ करते थे। मृद भांड विशेष प्रकार का पात्र राजस्थान में सर्वप्रथम सौती से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सौती सभ्यता से प्राप्त हुआ है, इसलिए इन्हें सौती मृद भांड परंपरा नाम दिया गया। यहाँ से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। इनमें विभिन्न प्रकार के घड़े, तस्तरिया, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का
ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण है। कालीबंगा में कृषि के बारे में देखिए तो यहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्य कांटक क्षेत्र बोले तो बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। कालीबंगा में बहुधान्य कंटक क्षेत्र किसको माना जाता था? कालीबंगा को ही माना जाता था। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के है। संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है। कालीबंगा खेत में ग्रिड पैटर्न की गतिविधियों का निशान है। कैसा? ग्रीन पैटर्न की गतिविधियों के निशान है जो एक दूसरे को समकोण पर बने हुए हैं। दो तरह की फसलों जैसे चना और सरसों, तो दो तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। विकसित या हड़प्पाकालीन चरण कालीबंगा के बारे में देखते हैं तो यह विकसित हड़प्पा या हड़प्पाकालीन चरण था। विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रासाद तथा साधारण जनता के लिए निम्न प्रासाद का निर्माण जो एक दूसरे से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित था। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है जो कैसी है? आयताकार। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। याद रखना, किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी, पहली कौन सी? हड़प्पा, और दूसरी किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। तीसरी कौन सी? कालीबंगा। लिपि इसकी कालीबंगा की लिपि कैसी थी? सैंधव लिपि थी। इसे पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहरें कैसी प्राप्त हुई है कालीबंगा से? तो यहाँ मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुद्राएं अथवा मोहरें मिली है। किससे बनी हुई? मिट्टी से बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मूर्ति कला के बारे में देखते हैं तो कौन कैसी मूर्ति मिली है यहाँ से? कालीबंगा से मिट्टी से बना हुआ कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी की प्रतिमा यहाँ से देखने को मिली है कालीबंगा से। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा भग्नावस्था में 3 मानवाकृति मिली है। मिट्टी की वृषभ आकृति कला कौशल की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। याद रखना, जो माटी की वृषभ आकृति बोले तो बैल की आकृति कला कौशल की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कालीबंगा में। आगे देखते हैं अंत्येष्टि क्रिया, जो आदमी को किस प्रकार क्या करते थे मर जाने के बाद, तो वो देखते हैं। दुर्ग वाले टीले पर स्थित कब्रिस्तान से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा में शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए जाने का प्रमाण है। यह शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण है। 2600 ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई जो भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। संभवतः घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ है। कहीं कहीं लोगों ने तो क्या बोला, भूकंप की जानकारी का उत्खनन से प्राप्त हुई है जो भूकंप का सबसे बड़ा प्राचीनतम साक्ष्य है। और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ है। आगे आते हैं प्राप्त अवशेष। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार।
तो प्राक सैंदव काल के स्तर से एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी की मोहरे, चूड़ियाँ एवं हल, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, खिलौने, तांबे का बैल, चूड़ियाँ, चाकू, कुल्हाड़ियाँ, तांबे के औजार, कांच के मणिये, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, नालियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, गाड़ी के पहिए, चाक, मृदभांड, मकानों में धनी लोगों के आवास, 7 अग्नि वेदिकाएं, बेलनाकार तंदूर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ, और यदि आप रिवीजन कर रहे हो तो 2 की स्पीड में कर सकते हो। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। पाकिस्तान के कोट दिजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आगे आते हैं, ये आपने देख ही लिया कि कालीबंगा कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक परिवार और दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है इसे। कालीबंगा सैंदव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मात्र देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सैंदव सभ्यता का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण हेतु 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में यह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 1985 माना गया है। आगे आते हैं, हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता को। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में भी। स्थिति ये कहाँ पे है आहड़ सभ्यता? तो यह आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है। और बेड़च नदी कहाँ बहती है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? बेड़च नदी के किनारे, उदयपुर जिले में। लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है ये। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन लगभग कितनी प्राचीन है? 4000 वर्ष प्राचीन है। उपनाम अघाट सभ्यता का उपनाम पूछ ली जाए तो इसे अघाटपुर या आघट दुर्ग 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे ज़्यादा प्रोसेसेस हुआ था। तो याद रखना, आघाटपुर या आहटपुर, ताम्रवर्ती नगरी, बनास घाटी सभ्यता और धूलकोट, ये आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, धूलकोट सभ्यता किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ही। आघाटपुर, ताम्रवर्ती नगरी, बनास घाटी सभ्यता, ये किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। आगे आते हैं, उत्खनन इसका कब किया गया था आहड़ सभ्यता का? तो इसका उत्खनन किया गया था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। R.C. अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-56 में इसका उत्खनन किया गया था। वर्ष 1961 से 62 में H.D. साकलिया एवं B.N. मिश्र डॉक्टर साकलिया ने इससे ताम्रकाल की संज्ञा दी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया। R.C. अग्रवाल द्वारा 1953 से 56 के मध्य और 61-62 में H.D. साकलिया और B.N. मिश्र ने उत्खनन किया। और डॉक्टर साकलिया ने इसे, जो H.D. साकलिया है, इसने
क्या कहा था? इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी थी। आहड़ को क्या कहा था? ताम्रकाल की संज्ञा दी थी। बस्ती के बारे में देखते हैं आहड़ की। तो उत्खनन से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। कितने मिले हैं? 8 स्तर पूछा जाता है। कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर। प्रथम स्तर, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं पहले स्तर से। दूसरे स्तर से कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं दूसरे स्तर से। तीसरे स्तर से कुछ विचित्र बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित, ये तीसरे स्तर से मिला है। चतुर्थ स्तर से एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। आवास, जो आहड़ सभ्यता में आवास किस प्रकार के हुआ करते थे उसके बारे में देखते हैं। तो आवास मकान पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों की होती थी। छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। क्या होता था दोस्तों? आहड़ सभ्यता में जो छतें हुआ करती थी उस पे बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों का जो फर्श हुआ करता था वो काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों में गंदा पानी निकालने की नालियों का भी प्रमाण मिलता है। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना संयुक्त परिवार की व्यवस्था का प्रमाण देता है। किसमें? आहड़ सभ्यता में। याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता में 4 से 6 बड़े चूल्हे प्राप्त हुए, तो उससे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की व्यवस्था का प्रमाण मिला। आगे आते हैं मृद भांड। लाल, भूरी व काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे आहड़ सभ्यता में। घरेलू बर्तन घड़े, कटोरिया, एकाबिया, प्याले, मटके, कुएं, भंडार के कलश आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं मृद भांड। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और कृषि से परिचित थे। जो पशुपालन थी वो यहाँ के मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और यहाँ पे कृषि से परिचित थे आहड़ सभ्यता में। गोरे अथवा कोठे क्या हुआ करते थे? तो गोरे अथवा कोठे अनाज रखने के मृद भांडों का स्थानीय नाम था, जिसे गोरे अथवा कोठे कहा जाता था। मुद्राएं व मोहरे तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है। एक मुद्रा पर क्या? एक और त्रिशूल और दूसरी ओर कौन सा देवता? अपोलो देवता अंकित है, जो तीर और तर्कस से संयुक्त है। उद्योग, आहड़ सभ्यता में उद्योग के बारे में देखते हैं। तो पत्थरों की उपलब्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जो यहाँ पे पत्थरों के क्या बनाए जाते थे? शस्त्र बनाए जाते थे। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। मध्य पाषाणकालीन उपकरण के तुल्य रामसेकास व स्फटिक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे आहड़ सभ्यता में तो तांबे गलाना तथा उनसे उपकरण बनाना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उत्खनन होने का अनुमान है। तोल के बांट व माप यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाएगा कि किस सभ्यता से तोल के बांट व माप प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं आहड़ सभ्यता से। तांबे के 6 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ मिली है यहाँ से। 79
लोहे के उपकरण भी मिले हैं। 79 लोहे के उपकरण भी मिले हैं आहड़ सभ्यता से। मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता था। शवों को गाड़ा जाता था आहड़ सभ्यता में। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए आहड़ सभ्यता से। टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ मिली है जिन्हें वनाशियन बुल कहा जाता है। वनाशियन बुल बोले तो मिट्टी का बैल, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आहड़ सभ्यता से। तृतीय स्तर आहड़ से नारी की खंडित मृण मूर्तियाँ मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है। आहड़ सभ्यता से एक नारी की खंडित मृण मूर्ति मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है। आहड़ में मृण मूर्तियों में क्रिस्टल, फेन्यास, जैस्पर, सैलकड़ी तथा लेपिस लाजुली जैसी कीमती उपकरणों का प्रयोग हुआ है। गिलुड़ सभ्यता राजसंबंध से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिलती है। जो गिलुड़ सभ्यता कहाँ पे है? राजसंबंध में है। यहाँ पर भी आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तपाई विधि से परिचित थे। आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित थी, कहाँ है ये? तो ये कांतली नदी के किनारे, वर्तमान में कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। किस जिले में? तो ये सीकर जिले में है। नीम का थाना स्थान से कुछ दूरी पर स्थित है। गणेश्वर पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में से प्राप्त तिथियों में गणेश्वर प्राचीनतम सभ्यता स्थल है। समय 2800 ईसा पूर्व डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निर्धारित की गई थी। तो गणेश्वर सभ्यता का काल कब माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व। उपनाम इसका, गणेश्वर सभ्यता का उपनाम देखें तो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1977 में किया गया था। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1977 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। वर्ष 1978 से 89 में विजय कुमार द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्र युगीन जननी कहा जाता है। इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइयाँ, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ व विविध ताम्र आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से। प्राप्त सामग्री में 99% तांबा मिला है। जो यहाँ से सामग्री मिली है उनमें 99% तांबा प्राप्त हुआ है। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र आयुध के साथ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। कृपर्शनिक मृदभांड, तो देखिए इनके बारे में। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड, गणेश्वर से प्राप्त मृदपात्र, काले व नीले रंग से अलंकृत मृदपात्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मृदपात्रों से
प्याले, तस्तरिया, कुंडिया प्रमुख है। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखना, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए थे। गणेश्वर में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पैचदार सिरे वाली ताम्रपिंड भी प्राप्त हुई है। आगे आते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और किस जिले में, जयपुर जिले में। जयपुर जिले के शाहपुरा के उपखंड में प्राप्त हुई है ये बैराट सभ्यता। याद रखिएगा, किस जिले में, जयपुर जिले में है, शाहपुरा उपखंड में। तो यह बाणगंगा नदी के किनारे है। प्राचीन नाम इसका विराटनगर। बैराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, विराटनगर। यह लोहे युगीन सभ्यता है। यह पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति, याद रखना, बैराट सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति आधारित सभ्यता थी। खोज इसकी 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी। याद रखना, 1837 ईस्वी में बैराट सभ्यता की खोज की गई थी। कहाँ पे है, जयपुर में है। डॉक्टर कनिंघम ने 1864 ईस्वी में अध्ययन को आगे बढ़ाया और 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल द्वारा क्षेत्र का पुनः गहन निरीक्षण किया गया था। किसने, डॉक्टर कार्लाइल ने। 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन व सूक्ष्म परीक्षण किया था। किसने, D.R. भंडारकर ने। जबकि खोज किसने की थी, 1837 में कैप्टन बर्ट ने। उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में बीजक की पहाड़ी का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन किया गया था। वर्ष 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। वर्ष 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। वर्तमान में यह शिलालेख कहाँ पे है, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म और संघ लिखा हुआ है। भाब्रू शिलालेख के नीचे क्या लिखा है, बुद्ध, धम्म और संघ लिखा हुआ है। बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, गणेश या मोती डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया था। प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्र व शैल चित्र। शैल चित्रों में हाथी, भालू, चीता, हिरन, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय अलंकरण आदि प्रमुख है। याद रखना, जो बैराट सभ्यता से जो प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्र मिले हैं, उसमें शैल चित्रों में हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय अलंकृत आदि प्रमुख मिले हैं बैराट सभ्यता से। बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा गया है, बैराट सभ्यता को। महाभारत कालीन अवशेष। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है
जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहा जाता है। महाभारत कालीन केशवराय मंदिर के अवशेष यहाँ से मिले हैं बैराट सभ्यता से। मौर्य कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। देखिए 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये भारत के प्राचीनतम बौद्ध मंदिर माने जा सकते हैं। भगवान बुद्ध की कोई आकृति या प्रतिमा यहाँ से प्राप्त नहीं मिली है। मृदभांड अलंकारिक मृदभांड पहिए पर त्रिरत्न व स्वास्तिक का चिन्ह, खिलौने, पक्षियों की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बैराट है। प्राचीन मात्रा में पत्थर उत्खनन होने पर भी मठों, स्तूपों व मंदिरों में ईंटों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। ये ईंट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। मुद्राएं यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है बैराट से? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की तथा 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की रही है, जिनमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेनेंडर की है। लिपि बैराट सभ्यता में लिपि कैसी थी? तो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंट प्राप्त हुई है। यहाँ से संक लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं। बैराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ पर शुंग व कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए हैं। 634 ईस्वी में हेनसांग विराटनगर आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मेहर कुल के बैराट का विध्वंस कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मेहर कुल ने बैराट का क्या कर दिया था? विध्वंस कर दिया था। मुगलकालीन टकसाल के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्कों पर बैराट अंकित मिलता है। सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण पेटी प्राप्त हुई, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा है कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। कालीबंगा देखिए, एक ही पृष्ठ में दिया है। कालीबंगा किस नदी के किनारे? सरस्वती। आहड़ बेड़च नदी के किनारे, गणेश्वर कातली नदी के किनारे और बैराट बाणगंगा नदी के किनारे है। एक बार फिर से देख लो, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती के। आहड़ किसके हैं? बेड़च नदी किनारे। गणेश्वर कातली नदी के किनारे और बैराट बाणगंगा नदी के किनारे है। किस जिले में है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। आहड़ किस जिले में है? उदयपुर में। और गणेश्वर किस में है? सीकर जिले में। और बैराट है जयपुर जिले में। खोज के बारे में देखें तो कालीबंगा की खोज हुई थी 1952 में अमलानंद घोष ने, और जो बैराट की खोज हुई थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने। जबकि उत्खनन किया गया था कालीबंगा का 1961 से 1969 में। ये लोग थे बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जेबी घोष और केएम श्रीवास्तव। जबकि आहड़ के बारे में देखते हैं तो आहड़ 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी इसकी उत्खनन खोज। 1953 से 56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी उत्खनन किया था और 1961-62 में एच.डी. साकलिया ने इसका उत्खनन किया गया था। आहड़ के बाद आते हम किस पे? गणेश्वर पे। गणेश्वर में 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या उत्खनन करवाया था
और 1978 से 1989 के मध्य विजय कुमार ने इसका उत्खनन करवाया था। आगे आते हैं बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता 1936 से 37 के मध्य दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। 1962-63 में नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन करवाया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हुई अपनी सभ्यताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।